हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चे, हम लोग चल रहे थे अपने बीसीके के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 1 पे। कंप्लीट कर चुके थे लेक्चर नंबर 1 को। बच्चा याद करो, अगर लेक्चर नंबर 1 की बात, तो हम लोग वहाँ पे फंक्शन ऑफ आरबीआई को देख रहे थे, है ना। आरबीआई के फंक्शन को हम लोगों ने देखते हुए इशू ऑफ करेंसी देख लिया था, बैंकर टू द गवर्नमेंट हमने देख लिया था। आज के लेक्चर में बाबू इस बारी है आरबीआई के अगले फंक्शन को देखने की, और ये फंक्शन है बच्चा बैंकर बैंक। कहता है कि ये जो आरबीआई है ये सारे बैंकों का बैंक है ना। कैसे? तो बच्चा आप लोग जानते हो कि आरबीआई के बारे में कि आरबीआई जो है वो एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है। मतलब हमारे देश में जितने भी बैंक हैं उन सारे बैंकों में से सबसे सर्वोपरि अगर कोई मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है तो वो आरबीआई है ना। तो ऐसे केस में कहता है द आरबीआई हैज़ बीन वेस्टेड विथ एक्सटेंसिव पावर टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, है ना। कहता क्या है कि आरबीआई जो है वो हैज़ बीन वेस्टेड विथ एक्सटेंसिव पावर, मतलब सबसे ज़्यादा पावर उसको दिया गया है कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत गवर्न होता है, एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और साथ ही साथ वो सारे के सारे जो बैंक होते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत गवर्न होते हैं, है ना बच्चे। कहता है ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो विद द आरबीआई अगेंस्ट देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। कहता है जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उन सारे के सारे शेड्यूल्ड बैंक को मेंटेन करना पड़ता है कुछ कैश रिजर्व। याद करो बच्चा, हम लोग पढ़े हुए हैं ये सारा कॉन्सेप्ट सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, आरबीआई के साथ उनके टाइम लायबिलिटीज़ और डिमांड लायबिलिटीज़ के बेसिस पे। दिस प्रोविज़न इनेबल्स द आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री। और ये जो चीज़ है वो आरबीआई को एक पावर देता है जिसके तहत आरबीआई जो है वो पूरे देश के फाइनेंशियल या क्रेडिट पोजीशन को कंट्रोल कर पाता है। कहता है द आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शेड्यूल्ड बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल्स। कहता है कि आरबीआई जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जितने भी बिल्स होते हैं उन सारे के सारे बिल्स को डिस्काउंट करके, एंड लोन्स एंड एडवांसेस अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। साथ ही साथ कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटी हो तो उस अप्रूव्ड सिक्योरिटी के बेसिस पे, बिहाफ पे लोन देता है, एडवांस देता है। कहता है द आरबीआई ऑल्सो कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। कहता है आरबीआई जो है वो सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक का इंस्पेक्शन भी करता है, एंड कॉल्स फॉर रिटर्न्स एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक्स। कहता है साथ ही साथ उन सारे बैंकों को बुलाया भी जाता है अगर किसी भी तरह के ज़रूरी इन्फॉर्मेशन अगर आरबीआई को जानने होते हैं, है ना। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का कोई भी तरह का रिटर्न हो, कॉल्स फॉर रिटर्न्स एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न हो, किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जो आरबीआई को लेना हो कॉमर्शियल बैंक से, तो वो ले सकता है। अगला फंक्शन इसका कहता है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बच्चा आप जानते हो कि हमारे देश में जितने भी फॉरेन करेंसीज होते हैं उन सारे के सारे फॉरेन करेंसी का कस्टडियन, मतलब फॉरेन करेंसी को होल्ड करने वाला, फॉरेन करेंसी को रखने वाला कोई और नहीं बल्कि आरबीआई होता है ना। द आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी। आरबीआई के बारे में कहता है कि आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है जितना भी एक्सटर्नल रुपी है, बाहर का जो भी करेंसी है, उन सारे के सारे करेंसी को। फॉर दिस पर्पस इट फंक्शंस एज द कस्टडियन नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इसी फंक्शन के लिए आरबीआई जो है वो देश का कस्टडियन के तौर पे काम करता है, जिसका काम होता है फॉरेन रुपी, फॉरेन करेंसी को होल्ड करना। इट हैज़ टू इंश्योर दैट नॉर्मल शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन ट्रेड डू नॉट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। कहता है उसको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ता है कि जितना भी नॉर्मल शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो है होता है ट्रेड में, व्यापार में, वो अफेक्ट ना करे किसी भी तरह के एक्सचेंज रेट को। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर इनएडिक्वेट फॉर मीटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। कहता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो अपर्याप्त हो जाए, है ना। किस लिए अपर्याप्त हो जाए? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम को वो मीट ना कर पाए। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, मतलब जितना हम लोग को देना है फॉरेन करेंसी को और जितना हम लोग को फॉरेन करेंसी रिसीव करना है, इसमें अगर किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है, इनएडिक्वेसी होता है, तो उसको मीट आरबीआई करता है। इट बोरोज फ्रॉम द आईएमएफ। कहता है कि वो आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोरो करके ये सारे काम वो करता है। कहता है द आरबीआई हैज़ द अथॉरिटी टू एंटर इनटू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑन इट्स ओन अकाउंट एंड ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। कहता है आरबीआई जो है
उसके पास ऑथोरिटी होता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के एक्सचेंज में एंटर करने का, एक तो खुद के लिए और एक दूसरा गवर्नमेंट के बिहाफ में भी वो ये काम करता है। इट ऑल्सो एडमिनिस्टर्स एक्सचेंज एंड कंट्रोल ऑफ द कंट्री, कहता है कि ये कंट्री के एक्सचेंज को भी एडमिनिस्टर करता है, मॉनिटर करता है, उसको देखता है, जांच पड़ताल उसका करता रहता है। एंड इन्फोर्सेस द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और साथ ही साथ फेमा एक्ट को लागू भी रखवाता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कहता है कि हमारे देश में जितना भी क्रेडिट है, उधार जो सप्लाई होता है, उस क्रेडिट को भी कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये आरबीआई ही होता है। क्रेडिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेटलमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, कहता है कि क्रेडिट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसी भी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन में, है ना, और लोगों के खरीदने की शक्ति को, परचेजिंग पावर को भी प्रभावित करता है। द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंजेस इन द परचेजिंग पावर आर सीरियस, कहता है कि अगर इसके सामाजिक और इसके अगर आर्थिक परिणाम को अगर देखा जाए तो जितने भी चेंजेस आते हैं परचेजिंग पावर में वो सारे काफ़ी सीरियस होते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट को, उधार को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये काम करता कौन है? तो कोई और नहीं, ये काम आरबीआई ही करता है। कंट्रोलिंग क्रेडिट ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स इज जनरली कंसिडर्ड टू बी प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। हम लोग जानते हैं बाबू कि सेंट्रल बैंक का ये मुख्य ये कार्य है कि वो हमारे देश में जितने भी क्रेडिट के फंक्शन हैं, उधार के जितने भी काम हैं, उन सारे के सारे कामों को ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। The RBI, like any other central bank, possesses power to use almost all qualitative and quantitative methods of credit controls, कहता है कि RBI जो है वो किसी भी और सेंट्रल बैंक की तरह वो अपने पास अधिकार रखता है कि क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए अगर वो चाहे तो क्वालिटेटिव मेथड और वो चाहे तो क्वांटिटेटिव मेथड। याद करो बच्चा, हम लोग इस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में हम लोग जानते हैं, 12th में पढ़ चुके हैं, है ना बच्चा। आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। क्वालिटेटिव में वो मार्जिन रिक्वायरमेंट, है ना बच्चा, और क्वांटिटेटिव में सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीज़ें आती थी, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना, रेपो, रिवर्स रेपो। तो वो इस दोनों में से किसी भी तरीके से वो क्रेडिट को आरबीआई आसानी से कंट्रोल कर सकता है और करता है। कहता है प्रमोशनल फंक्शन, आरबीआई जो है वो प्रमोशन का भी काम करता है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, द आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शंस। कहता है कि वो जो ट्रेडिशनल काम है जो वो काफ़ी समय से करता चला आ रहा है, उन कामों के अलावा भी आरबीआई जो है वो बहुत सारे डेवलपमेंट के और प्रमोशन के कामों को भी करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल एंड मोबिलाइजिंग सेविंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैंक के प्रमोशन के लिए, है ना, साथ ही साथ सेविंग्स को मोबिलाइज करने के लिए कंट्री के हर कॉर्नर से। इट हैज़ ऑल्सो टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द बैंकिंग सिस्टम टेरिटरली एंड फंक्शनली। कहता है कि इसने इस बात की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि ये बैंकिंग सिस्टम को क्या करना चाहता है? एक्सटेंड करना चाहता है अपने देश के लेवल पे भी और मतलब उसके फंक्शन, उसके काम के लेवल पे भी। इनिशियली इट हैड ऑल्सो टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर। कहता है कि शुरुआत में इसने इस बात का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, इस बात का भी जिम्मेवारी लिया था कि ये जो है वो प्रोविज़न है ना, फॉर द प्रोविज़न ऑफ फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए जो भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है उन सारे फाइनेंस को इकट्ठा करना और उसको एक जगह पे उसको अक्वायर करना, इस काम को करने का भी जिम्मा इसी आरबीआई ने लिया है। कहता है ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री, जितने भी ट्रेड के लिए छोटे व्यापार होते हैं उन सारे व्यापारों के लिए। बट नाउ दीज फंक्शंस हैव बीन हैंडेड ओवर टू नबार्ड, लेकिन अब ये सारे फंक्शन नबार्ड को दे दिए गए हैं, एग्जिम बैंक को, सिडबी को, इन सबको दे दिया गया। द रिजर्व बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। आरबीआई की अगर बात की जाए तो वो अब ओवरऑल क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए देश के जिम्मेवार है ना। एक और फंक्शन अगर इसका देखो तो कहता है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, है ना, हर तरह के डेटा को कलेक्ट करना और उसको पब्लिश करना, ये भी इसी का फंक्शन है। इट हैज़ ऑल्सो बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। ये लो,
कहता है कि ये टास्क जो है ये भी आरबीआई का है कि जितने भी डेटा हैं बैंकिंग से रिगार्डिंग या किसी भी तरह का कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है उन सारे डेटा को कलेक्ट करना और उन सारे डेटा को लोगों के लिए पब्लिश करने का भी काम आरबीआई ही करता है। फिर कहता है आरबीआईज रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन। ये देखो बिजनेस के फैसिलिटेशन में मतलब बिजनेस को सुविधा पहुंचाने में आरबीआई कौन कौन से काम करता है इसको देखो। पहला कहता है करेंसी पॉलिसी। दी आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोनेटाइजेशन ऑफ द इकॉनमी। कहता है इकॉनमी में मॉनेटरी सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इन द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन और रीमोनेटाइजेशन टू। और अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो करेंसी को डीमोनेटाइज करने में उसको रीमोनेटाइज करने में भी रिस्पॉन्सिबल आरबीआई ही है। डीमोनेटाइज करने का मतलब अब करेंसी को हटा देना और रीमोनेटाइज मतलब नया करेंसी ला देना। एडिक्वेट मनी सप्लाई इज क्रिटिकल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। कहता है कि एक इकोनॉमी तभी सही से काम कर सकता है जब पर्याप्त करेंसी, जितने करेंसी की जरूरत उतनी करेंसी उस इकोनॉमी में उपलब्ध हो। ऑल द फैक्टर इनकम्स इन अ मॉडर्न इकोनॉमी आर इन फैक्ट मनी इनकम्स। कहता है जितने भी फैक्टर इनकम हैं मॉडर्न इकोनॉमी में वो सारे के सारे जो हैं वो मनी इनकम है। बिजनेस रेवेन्यू टू इज मोनेटाइज्ड। कहता है कि बिजनेस के रेवेन्यू को भी मोनेटाइज कर दिया जाता है। मोर ओवर the RBI also oversees the viability of foreign currency to facilitate overseas business transaction। कहता है RBI इस बात को भी देखता है कि हमारे पास कितने फॉरेन करेंसी हैं ताकि जितना भी हमारा फॉरेन में बिजनेस चल रहा है उस फॉरेन के अपने बिजनेस को भी हम फैसिलिटेट कर सकें, उसको भी हम मदद पहुंचा सकें। इस बात का भी वो ध्यान रखता है। कहता है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट एल्बेट एंड इनडायरेक्ट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। कहता है कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण या यूँ कह लो कि एक इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में। द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज विद फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा। और हम लोग जानते हैं बाबू एक्सचेंज रेट उसको कहते हैं जिस रेट पे हम लोग अपने देश के करेंसी को विदेशों के करेंसियों से एक्सचेंज करते हैं, है ना। क्रेडिट पॉलिसी की अगर बात करो तो कहता है द आरबीआई does not fund the business or for the matter any activity। कहता है आरबीआई जो है किसी भी बिजनेस को फंड नहीं देता है, उधार नहीं देता है। However, its policies have major impact on channelization of the banking resource for business। हाँ, लेकिन आरबीआई के द्वारा बनाए गए पॉलिसी जो है वो किसी भी एक बैंक के लिए फंड चैनलाइज करने में, फंड पहुंचाने में बहुत मदद करता है ना। जनरली एज वेल एज स्पेसिफिकली फॉर सर्टेन सेक्टर, है ना, कुछ सेक्टर्स के लिए खासकर। अ स्मॉल रिडक्शन इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो एंड बैंक रेट कैन पुट ह्यूज फंड एट द डिस्पोजल ऑफ द कमर्शियल बैंक फॉर लीडिंग टू द बिजनेस एंड अदर सेक्टर्स। कहता है कि थोड़ा सा डिक्रीज कर देना एसएलआर को, सीआरआर को, बैंक रेट को, उसके रेट में थोड़ा सा डिक्रीज करना, थोड़ा सा परिवर्तन करना, जितने भी हमारे बैंकिंग सिस्टम्स हैं ये उनको बहुत बड़ा अवसर देता है बिजनेस एक्टिविटी को बहुत बड़ा फंड चैनलाइज करने में, है ना। कहता है लेट अस इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स सच एज इंटरेस्ट रेट्स। आ जाओ बच्चे, अब हम लोग कुछ इसके इंटरेस्ट रेट्स के बारे में जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड बेसिस पॉइंट्स, और इस इंटरेस्ट रेट को हम लोग बेसिस पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। 1% इज इक्वेलेंट टू 100 बेसिस पॉइंट, और 1% जो है वो 100 बेसिस पॉइंट के बराबर काम करता है। टू इलस्ट्रेट, इफ करंट बैंक रेट इज 7.75% एंड आरबीआई डिक्रीजेज इट टू 25 बेसिस पॉइंट, the new rate will be 7.50 as 25 basis point will be equal to 0.25%, है ना बच्चे। ये कहता है SLR and CRR are quantitative measure of credit policy। याद करो बच्चे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्वांटिटेटिव कंट्रोल का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक तुम कह सकते हो पैरामीटर है जिसका नाम SLR और CRR है, जिससे आरबीआई जो है वो हमारे देश के क्रेडिट पॉलिसी को कंट्रोल करता है। These affect funds availability to all the sectors, और ये जो है ये हर सेक्टर को फंड की अवेलेबिलिटी में प्रभावित भी करता, अफेक्ट भी करता है। RBI has in its armor qualitative measures of credit control through which it influences the credit availability to a particular sector। कहता है कि RBI जो है उसके पास क्वालिटेटिव मेजर्स भी हैं, क्वालिटेटिव तरीके भी हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, जो इन्फ्लुएंस करता है क्रेडिट अवेलेबिलिटी एक खास सेक्टर में। As an instance in sector, specific impact of the RBI's credit policy। कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे RBI का जो है वो खास तरह का क्रेडिट पॉलिसी होता है। Let us consider the provision of priority sector lending PSL, है ना। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के प्रोविजंस के बारे में समझो।
Every bank is required to comply with this requirement by lending a specified percentage of its resource to the industry's activities included in PSL. ये लो, कहता है जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं उन सारे प्रायोरिटी सेक्टर को जितनी भी बैंक होती है वो सारी के सारे बैंकों की ये जिम्मेवारी होती है कि वो उसको लेंड करे, उधार दे, है ना बच्चे। फॉर एग्जाम्पल लोन टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME क्वालिफाई एज PSL। कहता है MSME जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्वालिफाई करता है। तो MSME बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो एक बैंक जो है उसको जल्दी मना नहीं कर सकती, उसको लोन देना पड़ेगा। दिस पॉलिसी ऑफ द RBI हैज़ ट्रेमेंडसली बेनिफिटेड द MSME सेक्टर इन इंडिया। और कहता है कि RBI का ये जो पॉलिसी है ये हमारे देश में जितने भी मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज जो हैं, है ना, उन सारे के सारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी इज़ द इंटरेस्ट रेट। कहता है कि किसी भी उधार के पॉलिसी का एक ऐसा अभिन्न पार्ट कहते हैं जिसको हटाया ना जा सके, वो इंटरेस्ट रेट है ना। अगर उधार होगा तो इंटरेस्ट जरूर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंसेस द इंटरेस्ट रेट थ्रू सच पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स एज बैंक रेट। कहता है उसी इंटरेस्ट रेट को प्रभावित कर देता है कौन, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। किससे? अपने बैंक रेट से। Since RBI provides loan to the banks either by direct lending or by discounting, buying back the bills of commercial banks and treasury bills, it is also known as discount rate। कहता है कि RBI जो है वो लोन प्रोवाइड करता है बैंक को, जिसमें वो या तो सीधा सीधा दे देता है लोन, या फिर वो क्या करता है कि जितने भी बिल्स होते हैं उन सारे बिल्स को डिस्काउंट करता है ना। ट्रेजरी बिल्स हो गए या फिर किसी भी तरह का कोई भी बिल हो गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, और इसको हम लोग डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चा। कहता है बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द RBI लेंड्स टू बैंक्स। कहता है बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे RBI बैंकों को उधार देता है ना। RBI जो पैसा बैंक को उधार देता है उसके बदले में बैंकों से, कॉमर्शियल बैंकों से जो इंटरेस्ट लेता है, उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। It reflects the cost of funds to the banks who in turn adjust their lending rates accordingly। कहता है कि ये जो है ये किसी भी एक बैंक के लिए उसके लिए गए लोन के इंटरेस्ट रेट को, उसके कॉस्ट को बताता है, फंड के कॉस्ट को बताता है, और उसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बैंक जो है आगे लेंडिंग देता है, आगे उधार देता है। टू इलस्ट्रेट हायर बैंक रेट विल ट्रांसलेट टू हायर लेंडिंग रेट्स बाय द बैंक्स। कहता है अगर हाई बैंक रेट हो जाए तो ऐसे केस में कॉमर्शियल बैंक जो है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को भी उधार देगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रेट इज ऑफन कंपेयर्ड विथ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, है ना। बैंक रेट का कॉन्सेप्ट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के साथ भी समझाया जाता है। ये देखो बच्चा, रेपो रेट कहता है द रेट एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द RBI अगेंस्ट प्लेजिंग और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू RBI नोन एज रेपो रेट। ये लो, कहता है कि एक ऐसा रेट होता है जिस रेट पे RBI जो है वो बोरो करता है ना। मतलब बैंक जो है वो बोरो करता है RBI से, ठीक है। और कहता है कि और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या फिर बैंक जो है वो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को RBI को बेच देता है, और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे जो लोन लेता है जिस रेट पे, उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। कहता है रेपो रेट इज अ शॉर्ट टर्म ऑफ रीपर्चेज रेट। ये रीपर्चेज रेट का शॉर्ट फॉर्म है। जनरली दीज लोन्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 2 वीक्स। और ये लोन जो होते हैं ये जनरली 2 हफ्तों के लिए होते हैं। रेपो रेट डिफर्स फ्रॉम बैंक रेट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम हॉरिजन। कहता है रेपो रेट जो होता है वो बैंक रेट से डिफर करता है टाइम हॉरिजन के केस में। रेपो रेट इज अ शॉर्ट टर्म मेजर एंड इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म लोन्स। ऑन द अदर हैंड बैंक रेट इज लॉन्ग टर्म मेजर एंड इज गवर्न्ड बाय द लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI। कहता है रेपो रेट की अगर बात करो तो रेपो रेट जो है वो हमेशा शॉर्ट टर्म लोन की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बैंक रेट की बात करते हो तो बैंक रेट जो है वो हमेशा बात करता है लॉन्ग टर्म मेजर की, और ये हमेशा बात करता है लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसीज़ की, RBI के, है ना। रिवर्स रेपो की अगर बात करते हो तो कहता है इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय RBI व्हेन बैंक्स डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द RBI फॉर शॉर्ट पीरियड। कहता है बैंक के पास जब सरप्लस मनी होता है तो सरप्लस मनी को जब RBI के यहाँ वो डिपॉजिट करता है और उसके बदले में RBI जो बैंक को इंटरेस्ट देता है उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग रिवर्स रेपो कहते हैं, है ना। आगे देखो बच्चा, अगला कहता है डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के डेवलपमेंट की बात देखो। फाइनेंस इज सेड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस की अगर बात की जाए तो फाइनेंस के बारे में कहा जाता है ये लाइफ ब्लड है बिजनेस का। ये क्या है? लाइफ ब्लड है। And a well-developed financial system is regarded as the sine qua non and absolutely imperative for economic development। ये लो,
बाबू अगर फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए तो कहा जाता है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो ब्लड है बिजनेस के लिए, साथ ही साथ फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए। द फाइनेंशियल सिस्टम टिपिकली कॉम्प्राइजेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अपने अंदर शामिल करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स को। आरबीआई में बी रिगार्डेड एज द हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, और आरबीआई को फाइनेंशियल सिस्टम के हार्ट के तौर पे माना जाता है। इट ओवरसीज द फंक्शनिंग एंड आउटरीच ऑफ द कॉमर्शियल बैंक एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। कहता क्या है? इट ओवरसीज, मतलब ये हमेशा ओवरसी कर देता है द फंक्शनिंग एंड आउटरीच ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के काम को, उसके पहुंच को ये हमेशा अनदेखा कर देता है। एज वेल एज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, कई बार ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को भी कुछ ऐसे काम है जो ये करने देता है ना। द फंड्स दैट आरबीआई usurps via stipulating SLR and CRR are channelized to development finance institutions called development banks in India। कहता क्या है? कहता है कि जितने भी फंड्स होते हैं जो आरबीआई जो है वो SLR और CRR के थ्रू इकट्ठा करता है, वो सब चैनलाइज होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट में, जिसको हम लोग हमारे देश में डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। वी शैल बी इलैबोरेटिंग दिस सेक्शन ऑन डेवलपमेंट बैंक्स इन दिस चैप्टर। कहता है इसको हम लोग अपने डेवलपमेंट बैंक में इलैबोरेट कर रहे होंगे। फिर कहता है फंड ट्रांसफ़र एंड पेमेंट मैकेनिज्म। आ जाओ बच्चे, फंड ट्रांसफ़र की बातों को देखो, पेमेंट मैकेनिज्म की बातों को देखो। क्या कहता है? कहता है मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। पेमेंट देना, पेमेंट रिसीव करना, ये एक इकोनॉमी का सबसे मुख्य हिस्सा है, ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। In a modern economy, one may envisage paper-based and digital payments and fund transfer mechanism। कहता है कि अगर मॉडर्न इकोनॉमी की बात करते हो तो कोई भी एक इंसान जो है वो डिजिटल पेमेंट से, फंड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म से ये काम कर सकता है। पेपर बेस्ड मैकेनिज्म वुड इंक्लूड फॉर एग्जांपल करेंसी चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर पेपर बेस्ड मैकेनिज्म की बात करते हो तो इसमें करेंसी का एक्सचेंज आ जाएगा, चेक का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। डिजिटल पेमेंट की बात अगर करते हो तो कार्ड स्वाइपिंग, इंटरनेट बैंकिंग और इस तरह से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेसाइड्स ओवर द सिस्टम एंड सेट्स द रूल ऑफ द गेम। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है? सिस्टम के साथ चलता है और साथ ही साथ वो रूल भी बनाता है, मतलब इस काम को करने के लिए। कैन वी इमेजिन अ थ्राइविंग बिजनेस सेक्टर विदाउट एन एफिशिएंट पेमेंट एंड फंड ट्रांसफ़र सिस्टम? कहता है क्या हम इस बात को सोच सकते हैं, इस बात को इमेजिन कर सकते हैं किसी भी एक बिजनेस सेक्टर में जहाँ पे बातें एफिशिएंट पेमेंट की होती हों या फंड ट्रांसफ़र सिस्टम की होती हों, है ना। मतलब ये सारी चीज़ें ना हो, क्या हम किसी भी एक इकोनॉमी को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं बच्चे, इमेजिन नहीं किया सकता। कोई भी इकोनॉमी फंड ट्रांसफ़र के बिना या किसी भी तरह के पेमेंट, एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम के बिना पूरा नहीं हो सकता है ना बच्चे। आगे बढ़े आना बच्चा, आगे देखो अगला पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, है ना। सेबी के बाद जानने के बाद बाबू अगर आप ध्यान से देखो तो फिर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेबी आपको जानना है। सेबी के पावर क्या हैं, सेबी का रोल क्या है बिजनेस फैसिलिटेशन में। फिर सीसीआई के बारे में, है ना, सीसीआई के कंपटीशन एक्ट के बारे में, फीचर क्या है कंपटीशन एक्ट का, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, रोल ऑफ सीसीआई, उसके बाद रोल ऑफ सीसीआई एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर। फिर यहाँ पे IRDAI का इंट्रोडक्शन, इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है, इसका ड्यूटी पावर फंक्शन क्या है ना। इन सारे चीज़ों को जानने के बाद रोल क्या है IRDAI का बिजनेस फैसिलिटेटर के तौर पे, ये सारी चीज़ें। जैसे ही हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे बच्चे, इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हमारा ये चैप्टर जाके पूरा फिर जाके कंप्लीट होता है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली बाबू इस लेक्चर में और इसके बाद एक और लेक्चर, और उस लेक्चर में हम लोग आसानी से अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर पाएंगे, है ना। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कि क्या है ये। कहता है द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1988। कहता है सेबी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब? 12 अप्रैल 1988 को, एंड गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स इन 1992। और इसको स्टैट्यूटरी मतलब इसको कानून के तरफ से इसको शक्तियाँ दी गई थी 1992 में विद सेबी एक्ट। 1992 बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट, कहता है कि इसी साल में पार्लियामेंट में वो एक्ट पास हुआ था, है ना, और जिसके कारण ये सेबी एक्ट हमारे देश में लागू हो गया था।
द सेबी एक्ट 1992 हैज़ कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 जनवरी 1992। कहता है हमारे देश में सेबी एक्ट जो है वो 30 जनवरी 1992 से 1992 से हमारे देश में एप्लीकेबल हो गया था। सेबी एज एन अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंडियन कैपिटल मार्केट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट। कहता है कि सेबी जो है वो एक ऐसा अथॉरिटी है, उसके पास ऐसा अधिकार है जिसका काम है हमारे देश के कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना और उसको विकसित करना, है ना। साथ ही साथ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कैपिटल मार्केट में जो अपना पैसा लगाते हैं, उनके राइट को, उनके इंटरेस्ट को, उनके फ़ायदे को, उसको ध्यान रखना, उसको सुरक्षा देना। कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू हैज़ बीन रिपील्ड बाय द सेबी एंड अथॉरिटी अंडर कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। कहता है कि कैपिटल इशू को अगर कंट्रोल करने की बात की जाए तो ये सब सेबी के द्वारा किया जाता है। एक ऐसा अथॉरिटी जो कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 के तहत गवर्न होता है। सेबी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। कहता है सेबी जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, मुंबई में। एंड हैज़ नॉर्दर्न, ईस्टर्न, साउदर्न एंड वेस्टर्न रीजनल ऑफिसेस इन न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद रेस्पेक्टिवली। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू CCI। बोलो बच्चा, यहाँ तक की बातें ध्यान रहेंगी, है ना। इसके ये सारे जो रीजनल ऑफिसेस हैं। कहता है कि कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू CCI वॉज द रेगुलेटरी ऑथोरिटीज़ बिफोर सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस। कहता है सेबी से पहले CCI चलता था, है ना, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। इट डिराइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। इसको अधिकार मिला हुआ था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 के तहत। इन अप्रैल 1988 द सेबी वॉज कंस्टिट्यूटेड एज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। 1988 में सेबी को नियुक्त कर लिया गया था कैपिटल मार्केट के कंट्रोलर के तौर पे इन इंडिया अंडर अ रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो तय किया गया था बाबू, ये किसके अंदर तय किया गया था? तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो रेजोल्यूशंस बनाए गए थे, उस रेजोल्यूशंस के तहत इसे इसका निर्धारण किया गया था। ध्यान रहेगा। हाँ, आगे बढ़े बच्चा। देखो आगे क्या करता है, आगे कहता है बच्चा पार्टी कि द सेबी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। सेबी को जो बोर्ड मैनेज करता है वो बोर्ड क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये देखो। पहला, अ चेयरमैन, एक चेयरमैन होता है उसमें, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहता है जिस चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? जिसको अपॉइंट गवर्नमेंट करता है। एंड ही शैल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी। और कहता है कि वो ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके अंदर गुण होना चाहिए, जिसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, है ना, वो इंसान जो है वो अपने लिए कार्यरत, अपने देश के लिए कार्यरत होना चाहिए। एंड स्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, और साथ ही साथ सिक्योरिटीज़ मार्केट में उसकी अच्छी छवि होनी चाहिए। लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे चीज़ों में उसके पास इसका ज्ञान भी उसके पास होना चाहिए। 2 members from amongst the official of the Ministry of the Central Government dealing with finance and administration of the Companies Act 2013, who shall be nominated by central government। कहता है कि 2 मेंबर among official of the Ministry of the Central Government। कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री से 2 लोगों को चुना जाता है जो डील कर रहे होते हैं फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कंपनीज ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। who shall be nominated by the central government, जिसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। 1 member from among the official of RBI who shall be nominated by RBI। कहता है उसमें से एक इंसान RBI के तरफ से नॉमिनेटेड होना चाहिए। फिर कहता है 5 other members out of which at least 3 members shall be whole time members। कहता है 5 ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जिसमें से 3 ऐसे मेंबर होने चाहिए जो 24/7 वाले मेंबर्स हो। who shall be appointed by central government and they shall be person of ability, integrity and standing in the field of securities market, law, finance, accountancy, economics, administration etc। है ना। कहता है उनके साथ पास भी ये सारे क्वालिटीज़, ये सारी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। फंक्शन और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखो कि क्या काम करता है, क्या इसके दायित्व हैं सेबी के, तो कहता है द प्रीएम्बल ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज। कहता है कि हमारे देश का जो नियम है, हमारे देश का जो कानून है बाबू, उसने सेबी के जो फंक्शंस हैं उसको डिस्क्राइब किया है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, इन सिक्योरिटी एंड प्रमोट टू डेवलपमेंट ऑफ। और कहता है कि सिक्योरिटीज़ में और प्रमोट करे डेवलपमेंट में, किस चीज़ के? टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करे।
एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। जो भी सिक्योरिटी मार्केट से, कैपिटल मार्केट से जो भी मैटर जो जुड़े हुए हैं उन सारे मैटर्स को देखने वाला सेबी का काम है। सेबी हैज़ टू रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स विच कंस्टिट्यूट द मार्केट। कहता है कि सेबी को मार्केट में 3 ऐसे ग्रुप हैं जिन ग्रुप के नीड्स का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। और वो कौन सब हैं? पहला है बाबू द इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज। सेबी को सिक्योरिटी जो इशू करता है उसके नीड को ध्यान रखना पड़ता है, इन्वेस्टर्स के नीड को ध्यान रखना पड़ता है, मार्केट के इंटरमीडियरीज के नीड को ध्यान रखना पड़ता है ना। फिर कहता है सेबी हैज 3 फंक्शन रोल्ड इनटू 1 बॉडी विच आर एज फॉलोज। कहता है सेबी के 3 अलग अलग काम हैं जिसको एक बॉडी में रोल कर दिया गया और वो ये सब हैं। पहला क्वासी लेजिस्लेटिव, सेबी ड्राफ्ट्स रेगुलेशन इन इट्स लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। कहता है सेबी जो है वो अपने कानून के पावर के कारण वो खुद के लिए, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए वो अलग से नियम बना सकता है। क्वासी जुडिशियल, सेबी पासेस रूलिंग एंड ऑर्डर्स इन इट्स जुडिशियल कैपेसिटी। सेबी जो है वो रूलिंग ऑर्डर्स जो है मतलब ऐसे ऑर्डर्स, ऐसे रूल पास कर सकता है जिससे जितने भी इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स के जितने भी इन्वेस्टर्स, उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए ये सारे रूल्स वो पास कर सकता है। क्वासी एग्जीक्यूटिव, सेबी कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट एक्शन इन इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन। कहता है सेबी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का फंक्शन, इन्फोर्समेंट का फंक्शन कंडक्ट कर सकता है ना। दो दिस मेक्स इट वेरी पावरफुल, देयर इज एन अपील प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। कहता है ये चीज़ जो है वो सेबी को बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है, उसको बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल बनाता है। देयर इज़ अ सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल विच इज़ अ 3 member ट्रिब्यूनल एंड इज़ हेडेड बाय मिस्टर जस्टिस JP देवधर, अ फॉर्मर जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। ये लो कहता है कि देयर इज़ अ सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज़ के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल है जिसमें 3 मेंबर हैं उस ट्रिब्यूनल में, उस तरह के केसेस में 3 मेंबर हैं जिसको हेड करते हैं कौन? मिस्टर जस्टिस JP देवधर, जो फॉर्मर जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। अ सेकेंड अपील लाइज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। कहता है एक दूसरा अपील जो डायरेक्टली लाई करता है सुप्रीम कोर्ट में। सेबी हैज़ टेकन अ वेरी प्रोएक्टिव रोल इन स्ट्रीमलाइनिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। कहता है कि सेबी जो है उसने प्रोएक्टिव रोल अपना रखा है, मतलब ऐसा काम जो वो पहले से करता है किसी भी इवेंट के होने से पहले से, जिसमें वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अगर सेबी के पावर्स की बात करो तो बड़े ध्यान से देखो बाबू इसके पावर्स क्या क्या हैं। सेबी के पावर्स के बारे में कहता है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन एफिशिएंटली सेबी हैज़ बीन वेस्टेड विद द फॉलोइंग पावर्स। अपने काम को सही तरीके से कर सके इसलिए सेबी को ये सारे पावर्स, अधिकार दिए गए हैं। पहला टू अप्रूव बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कहता है हमारे देश में जो स्टॉक एक्सचेंज है उस स्टॉक एक्सचेंज के नियम कानून को अप्रूव करना। दूसरा टू रिक्वायर द स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बाय लॉज। कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कोई भी तरह की अगर नियम की कोई परिवर्तन करना हो, कोई कानून बदलना हो तो वो सब इसी का काम है। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कहता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मंगवा करके उसको सही तरीके से उसका वेरिफिकेशन करना, उसका रिटर्न को जांच करना, ये सारे काम। फिर कहता है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। किसी भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करना। टू कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन 1 और मोर स्टॉक एक्सचेंज। कहता है कि कुछ खास तरह के कंपनियों के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना, ये काम। सेबीज रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन। अब देखो बाबू सेबी जो है वो बिजनेस के फैसिलिटेशन में क्या क्या रोल निभाता है। कहता है सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट, दैट इज मार्केट फॉर कॉर्पोरेट इश्यूज ऑफ कैपिटल, है ना। कहता है सेबी जो है वो जिम्मेवार होता है हमारे देश के कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट का, ठीक है। वो मार्केट जो कॉर्पोरेट इशू, मतलब कैपिटल के कॉर्पोरेट इशू की बात करता है ना, कॉर्पोरेट इशू ऑफ कैपिटल, जहाँ पे कैपिटल इशू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट फैसिलिटेट्स पब्लिक ऑफरिंग ऑफ कैपिटल बाय कंपनी,
एग्जाम्पल के लिए ये सुविधा देता है लोगों के द्वारा पैसे, मतलब लोगों के द्वारा पैसा लगाया जाए किसी भी एक कंपनी में। दस दीज कंपनीज आर एबल टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट फॉर देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। कहता है कि ये जो कंपनीज होती हैं, ये सारी की सारी कंपनी पैसों के ज़रूरत के लिए वो कैपिटल मार्केट में आ सकती हैं। इट ऑल्सो ओवरसीज द सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग ऑफ देयर शेयर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। कहता है कि ये ओवरसी करता है, ये देखता है इस बात को, जिसमें इस चीज़ का वो ध्यान रखता है कि सही तरीके से ट्रेडिंग शेयर्स का हो रहा है या नहीं स्टॉक एक्सचेंज में। इट इवन फैसिलिटेट्स ओवरसीज एंटिटीज डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट। कहता है कि इस बात का भी ध्यान रखता है कि वैसे जितने भी इंडियन कैपिटल मार्केट्स में जो बाहर के देशों से जो कंपनी आते हैं उनको कैसे पार्टिसिपेट किया जाए, एंड द डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट एंटिटीज डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेशन इन ओवरसीज मार्केट। ये इस बात का भी ये ध्यान रखता है कि हमारे देश की कंपनियां जो बाहर के कैपिटल मार्केट में जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं वो कैसे करेंगी, इस बात का। इट कोऑर्डिनेट्स विद द मार्केट डेवलपर्स एंड रेगुलेटर्स अब्रॉड। कहता है कि ये हमारे देश के मार्केट डेवलपर्स को जो बाहर के देशों में रहते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर्स फेथ इन द फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। कहता है कि इस बात के लिए भी जिम्मेवार होता है जिसमें इन्वेस्टर्स के फेथ की बात होती है ना, जिसमें निवेशकों के भरोसे की बात होती है कैपिटल मार्केट में, एंड दस एश्योर्स द कॉरपोरेट ऑफ स्टडी फ्लोज ऑफ फंड। साथ ही साथ ये इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि जितने भी फंड की ज़रूरत है वो सारी फंड जो है वो आसानी से मिल रही है कि नहीं, जिससे हमारा ये जो कैपिटल मार्केट है सही तरीके से चल रहा है या नहीं, इन सारे चीज़ों का ध्यान रखता है सेबी। बोलो बच्चा, यहाँ तक की बातें बड़े आराम से ध्यान रहेंगी, है ना। अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो सीसीआई की बातें, सीसीआई को समझने के बाद बाबू हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग सीसीआई को समझते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे आईआरडीएआई पे। आईआरडीएआई की बातों को समझते हुए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे तो फिर हमारे पास आईआरडीएआई के बाद हाँ यही हमारा लास्ट हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग इस चैप्टर को अपने अगले लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे, है ना। उसके बाद फिर इस चैप्टर के से रिलेटेड कुछ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। फिर हम लोग अपने बीसीके के लास्ट चैप्टर नंबर 6 पे, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है, बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ हैं बच्चे, जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ आगे आएंगे। अभी के लिए जितने रिक्वायर्ड होंगे वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।